अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, 2 हफ्ते के लिए ईरान और अमेरिका की जंग में सीज फायर हुआ है और उसका टोटल क्रेडिट पाकिस्तान को दिया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि मेरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आज जो मैं ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देने वाला हमला करने वाला था उसको रोक दें 2 हफ्ते के लिए। तो मैं उनकी बात मान के मैंने कंप्लीट इमीडिएट सीज फायर कर दिया है ताकि कंप्लीट इमीडिएट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए। और मैंने बॉम्बिंग रोक दी है 2 हफ्ते के लिए फलान ढुमकान। भाई साहब, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अभी 2 दिन पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना मेरा मसला नहीं है, यूरोप और दूसरे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे तो वो अपना तेल खुद ही निकाल लें। वो डोनाल्ड ट्रंप है जो दुनिया में किसी की बात नहीं सुनता, जिसने इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के करीब पहुंचा दिया ईरान पे हमला करके। वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बात मान के सारे प्लान रोक देगा। यानी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, सारी डिफेंस पॉलिसी, इजराइल की अटैकिंग पॉलिसी, ये सब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसलिए साइड पे रख दी कि उसने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की बात मान के वो किया। इसराइल ने भी इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बड़ी बात है भाई। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है फिर इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। और यह है कि पाकिस्तानी नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये धुरंधर फिल्म का गाना शरारत, हमारा शहबाज शरीफ नाच रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं यार। देखें अजीज दोस्तों, इस सीज फायर में पाकिस्तान का रोल इतना ही है जितना ये लड़का ट्रेन रोकने के लिए, ट्रेन का दरवाज़ा खोलने के लिए, ट्रेन का दरवाज़ा बंद करने के लिए और वापस ट्रेन को धक्का मार के चलाने में जितनी एफर्ट इस लड़के की है ना, इतनी ही एफर्ट पाकिस्तान की इस सीज फायर में है। दुनिया को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, और वो भी ख़ास तौर पे अमेरिका के सामने। देखें, मैंने पहले भी बताया था कि जितनी इस जंग के हवाले से शहबाज शरीफ ट्वीट्स कर रहा है ना, वो डायरेक्ट वाइट हाउस से ड्राफ्ट होके आती हैं। उसको सिर्फ कट पेस्ट करना होता है। और इसमें भी ये डफर और इसकी डफर टीम, इनके पास व्हाइट हाउस से ट्वीट आती है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑन गोइंग वार इन मिडल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली with the potential to lead the substantive results in near future to allow diplomacy फलान ढुमकान। इस ट्वीट के ऊपर जब वो व्हाइट हाउस से आती है तो ऊपर एक लाइन लिखी थी, ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। यानी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ये ट्वीट का ड्राफ्ट है जो उसने एक्स पे लगाना है। वो लाइन मिटाना भूल गया और फिर फौरन वो ट्वीट डिलीट करके 1 मिनट बाद दूसरी ट्वीट की जिसमें वो लाइन मिटा दी। मतलब अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी इस पे ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि एक्चुअली शहबाज शरीफ की जो ट्वीट्स होती हैं वो उसका सेक्रेटरी और उसकी टीम है ना, वो ड्राफ्ट करके पीएम के पास भेजती है, तो फिर पीएम उसको अपने अकाउंट पे लगाता है। तो भाई साहब, उसका सेक्रेटरी या उसका स्टाफ अगर वो भेजेगा ना ड्राफ्ट, तो उस पर पाकिस्तान पीएम मैसेज नहीं लिखेगा, उस पर प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज लिखेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के उस सेक्रेटरी और उस टीम का प्राइम मिनिस्टर है। उस पर उसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं उसके सेक्रेटरी को, क्योंकि सेक्रेटरी, एक मिसाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का सेक्रेटरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई ड्राफ्ट भेजेगा तो वो प्रेसिडेंट के लिए भेजेगा, यूएसए प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी भेजेगा। कितना भी वो कर लें, शर्मिंदगी, इनको शर्म तो आती नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। If the talks don't get through, do you see Pakistan providing, any kind of ground support to the U.S. military
to carry out its operations against Iran? No, and I don't see the Pakistanis doing anything. For diplomatic reasons, I don't see the Pakistanis doing anything, and frankly, the Pakistanis don't have capability. The Pakistanis, like the Iranians, are experts. I rate them 10 out of 10 in fantasy and in bragging about capabilities they don't have. But when push comes to shove, they're 1 or 2 out of 10 in their ability to actually achieve what they claim. Now, the biggest, another diplomatic story out of this conflict is just how disappointed Saudi Arabia is in Pakistan. Because Saudi Arabia was attacked when it was sitting on the sidelines of this conflict. And just a few months ago, Pakistan and Saudi Arabia signed a so-called mutual defense alliance. Some people are talking about it being an Islamic NATO. I mean, in reality, it's an Islamic no-go. Because when Saudi Arabia was in its hour of need, Pakistan simply made up some excuses. And sometimes those excuses were just empty diplomatic rhetoric. But let's also face it. When Pakistan is bombing Kabul and pretending that they're in a much greater and more existential conflict with the Taliban than they're in, what Pakistan is really doing is just creating an excuse not to have to fulfill their diplomatic bargain with Saudi Arabia. So, I mean, let's be frank. To make a military alliance with Saudi Arabia makes about as much sense as making a military alliance with Papua New Guinea. The only difference is that Papua New Guinea might have a more capable military at this point. Right. अब आपने देखा कि ये साफ अल्फाज में बता रहे हैं माइकल रूबिन कि पाकिस्तान की औकात क्या है। पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और इस डफर को इतनी गालियां पड़ रही हैं, विदिन गालियां बहुत पड़ रही हैं। एक तो अमेरिकन उसको वो कर रहे हैं कि तुम पागल हो, दूसरी तरफ आसिम मुनीर इसको कचूमर निकाल दिया कि यार तुम सारा खेल बिगाड़ दिया, इतनी बड़ी हमें पब्लिसिटी मिल रही थी और सारा सत्यानाश कर दिया तुमने। दिखाया ये जा रहा है कि आसिम मुनीर है ना, वो सब कुछ है, उसने सब कुछ करवाया है और पूरी दुनिया आसिम मुनीर से डरती है और आसिम मुनीर जो कहेगा वो दुनिया में होगा। अजीज दोस्तों, इस पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि ये जो जंग है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोकना था, पहले तो हम ये देखें कि अमेरिका की, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक की वॉर्स देखें तो वियतनाम वॉर 17 साल लड़ के, लाखों लोग मरवा के, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके हार के निकलना पड़ा। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, मतलब हर जगह हमने देखा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता इख्तियार किया। कहीं भी कोई विक्ट्री की बात नहीं हुई। इस जंग का मकसद क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बताया था। एक तो ये था कि ईरान में रेजिम चेंज, पहला मकसद ये था, जिसके लिए हज़ारों ईरानियन को प्रोटेस्ट करवाए, मरवा दिया, उनको तबाह करके रख दिया। क्या नतीजा निकला? उन लोगों के साथ ये धोखा नहीं है तो और क्या, कि उनको यूज़ किया। और मैंने आपको पहले डिटेल में कुर्दिश कम्युनिटी का बताया था कि कुर्दों को पिछले 100 साल से यूज़ कर रहा है। पहली वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक कुर्दों को हमेशा कहीं ना कहीं आगे लड़ने के लिए भेज देते थे और फिर वादे शादे करके पीछे। यहाँ पे क्या था, रेजिम चेंज की बात हुई थी। हज़ारों ईरानियों को ईरानियन नेशनल गार्ड्स ने मार दिया। क्या नतीजा क्या निकला? आपने रेजिम चेंज की, बल्कि एक 86 साल के बुढ़े खामिनाई की जगह, उसकी जगह एक यंग खामिनाई आ गया जो कि मोर रेडिकल है। अब ईरान, इस सीज फायर के बाद ईरान और तगड़ा हो गया। ईरान की मुल्ला गवर्नमेंट और तगड़ी हो गई। उसने अब ईरान में जो आम ईरानियों का जो सत्यानाश कर रहा था, अब सब सत्यानाश करेंगे। और
मसला ये है कि आप पाकिस्तान जो है वो हर मौके पे अमेरिका को बचाने के लिए आ जाता है। आपको अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए स्ट्रेट अवे, अभी से ही, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपको बचाने के लिए और हम आपके साथ हैं, मगर आपने जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो लगाई हुई हैं, जब वो आप रिमूव करेंगे तो उसके अंदर सबसे अहम सैंक्शन जो हमें भी अफेक्ट करती है वो ये है कि ईरान की एक्सपोर्ट ऑफ ईरान ऑयल टू पाकिस्तान वाया पाइपलाइन, वो जो आपने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है उसको खत्म करें, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि कुछ ईरान के ऊपर सैंक्शन हम खत्म करेंगे, तो अगर खत्म करनी है तो उनमें से ये भी एक सैंक्शन है कि हम तेल नहीं ले सकते वाया पाइपलाइन, इसको भी आप खत्म करें। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनको व्हाइट हाउस में बुलाया था ना, समझ में आ गया था। मैंने तब से आपको बता रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बिस्तर पे लेट के दोनों ने हर चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ भाई जो आप कहोगे हम करने को तैयार हैं। हर चीज इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब मैं ये वीडियो मेरा ख्याल है कोई 50 बार तो देख चुका हूं और इसका हर बार देखने से मुझे एक अजीब सा वो होता है कि कितना घटिया पाकिस्तान की लीडरशिप है। मतलब इस वीडियो को एक एक एंगल से देखें, शहबाज शरीफ की लैंग्वेज देखें कि कितनी चापलूसी, कोई बूट इस तरह भी चाट सकता है। फिर पीछे खड़े लोगों का, खासतौर पे इटालियन प्राइम मिनिस्टर के फेस एक्सप्रेशन यूं करके सुन रही है, वो देख के अंदाजा होता है कि ये लोग बिलीव भी नहीं कर रहे कि 24-25 करोड़ आदमियों का एक कंट्री है, उसका प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो सकता है। Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. Thank you very much. Very kind. अजीज दोस्तों, मैं अब सीज फायर की डिटेल्स पे क्या जाऊं कि ईरान ने तो 10 पॉइंट रखे थे कि आइंदा कोई अग्रेशन नहीं होगा, ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट की हमें इजाज़त होगी, प्राइमरीली सारी सेक्शन हटा दी जाएंगी और दूसरी छोटी मोटी सैंक्शंस है वो भी हटा दी जाएंगी, हमारे खिलाफ जितने यूएन के रेजोल्यूशंस है वो कैंसिल करवाए जाएंगे, बोर्ड गवर्नर रेजोल्यूशन जितने हैं वो कैंसिल कराए जाएंगे, ईरान को इस जंग का तावान दिया जाएगा, यानी जो जंग में हारता है वो तावान देता है। ये आपको पता ही होगा अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं कि जंग हारने वाला तावान देता है। इसी तरह अमेरिका की सारी फोर्सेस रीजन से हटाई जाएंगी और लेबनान और दूसरे इलाकों पे जो इजराइल ने कब्जा किया है वो हटाए जाएंगे। ये ईरान ने नेगोशिएशंस के लिए डिमांड रखी हैं। मतलब तो फिर आपने ये जंग क्यों की थी भाई, जब उन्हीं बातों पे बातचीत करनी है तो। और यह है कि अमेरिका ने जो पॉइंट रखे थे वो ये है कि अमेरिका ने कहा था नेगोशिएशंस के लिए कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। कहाँ तो इनका था कि हम इसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म कर देंगे, अब हथियार पे आ गए। और जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच किया गया था वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दी जाएगी। एजेंसी आपके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगी। यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान में कभी भी नहीं होगा। मिसाइल्स की रेंज और नंबर कम किए जाएंगे।
जितने मिलेशियाज हैं जैसे हजबुल्ला है, हमास है, हुती है, उनकी सपोर्ट ख़त्म की जाएगी। गल्फ कंट्रीज के एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमले बंद किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इमीडिएटली खोला जाएगा। इसके बदले में अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान पे से सारी सैंक्शंस हटा देंगे और वापस यूएन सैंक्शन ना लगे ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया गया इस जंग को रुकवाने के लिए। इनको एग्ज़िट चाहिए थी, सेफ एग्ज़िट, फेस सेविंग चाहिए थी। वो करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा यूज़ किया है, वापस यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि पहले भी ट्रंप ने जितनी डेडलाइन इस जंग के दौरान तकरीबन 5-5.5 हफ्ते ये जंग चली है और अभी भी चली रही है भाई, ठीक है ना। इस 5-5.5 हफ्ते में कई बार इसने डेडलाइन दी थी कि मैं ये हमला करूंगा, मैं अब ये करूंगा, वो करूंगा। हर बार किसी न किसी बहाने से रोक दिया और फिर पाकिस्तान को वो ट्वीट भेजी कि ये ट्वीट करो जिससे दुनिया को पता लगे कि हाँ एक नेगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए चीज़ें चल रही हैं। वरना पोजीशन ये है कि अमेरिका का इतना मिलिटरीली नुकसान हुआ है इस जंग में। अमेरिका की एयरफोर्स जिस पे इसको मान है, उस एयरफोर्स का इतना नुकसान पीछे किसी जंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुआ। इतनी 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग लड़ा, इराक में लड़ा, ईरान, सीरिया, लीबिया में लड़ा, सोमालिया पे हमले किए, कहाँ नहीं किए, लेकिन कहीं इतना एयरक्राफ्ट का नुकसान नहीं हुआ। डिटेल में आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। इतने मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी चीफ फायर हुए हैं इस 5 हफ्ते की जंग में। अमेरिका की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई, पूरा रेजिम चेंज हो गया, हालांकि इन्होंने ईरान की रेजिम चेंज करनी थी। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके अमेरिका का सत्यानाश कर दिया था, पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया था। और वो जो साइड खुली थी यम्बो सऊदी अरब के, उससे रेड सी की तरफ से, उस पर भी ईरान ने अब कह दिया था, उसका बाबुल मंदब कहते हैं, बाबुल मंदब को भी बंद करने का ईरान ने ऑर्डर दिया था कि अब अगर आपने ज़्यादा होशियारी की तो मैं हूतियों के ज़रिए, हमारा उस कॉर्नर पे पूरा कंट्रोल है, हम आपका बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। एक अंदाज़ा है कि यूएस टैक्स पेयर्स का $40 बिलियन इस 5 हफ्ते की जंग में लगाए। अमेरिका के जितना स्टॉक था मिसाइल्स का, इजराइल का जितना स्टॉक था मिसाइल्स का, अरबियन गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका ने जितने मिसाइल बेचे थे, क्योंकि इंटरसेप्टर के लिए बड़ा लंबा चौड़ा इनका खर्चा हुआ है। जितने ईरान मिसाइल मारता था, ड्रोन मारता था, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए वो मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। 1 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकन मिलिट्री मैन मारे गए। पूरे दुनिया में ऑयल की प्राइसेस का सत्यानाश हो गया। इस रीजन में अमेरिका के जो अड्डे थे, फौजी अड्डे, कतर में, कुवैत में, इमारात में, सऊदी अरब में, बहरीन में, इज़राइल में, जॉर्डन में, उस सब पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। किस लिए? वही ईरान की शर्तों पे आपने एग्रीमेंट कर लिया। तो अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिकन को चाहिए कि उसको हटा दें। उसने दुनिया का 1 साल में जितना नुकसान कर दिया है ना, उतना किसी ने नहीं किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हिस्ट्री में। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। You give your name and rank, please. Colonel David William Eberly. اسمي العقيد David William Eberly. What's your nationality, David? United States. الولايات المتحدة جنسيتي أمريكية. What's the kind of your plane and which squadron? F-15 from the 4th Tactical Fighter Wing. أقود طائرة من طراز F-15 تعود إلى الجناح الرابع التكتيكي المقاتل. Where's the base of that squadron? In Al-Kharj. مقر ذلك السرب في خرج. And where is that? In Central Saudi Arabia. وهي قاعدة في منتصف العربية السعودية.
What was your target in Iraq? Scud missiles and associated chemical facilities. هدفي في العراق كان ضرب قواعد سكود ومعامل كيميائية ملحقة. And how were you shot down? I don't know. ولا أعرف كيف تم إسقاط طائرتنا. David, how were you injured in the neck, please? I believe it was during the ejection or when I hit the ground. أعتقد أن إصابتي في العنق حصلت إما في مرحلة القفز خارج الطائرة أو عند ارتطامي بالأرض.